प्रतिभूति है कि मेरे दूसरे विवाह के पश्चात मेरी दूसरी पत्नी जिंदा रहेगी, तो हे पिताश्री, मैं अब दूसरी शादी नहीं करूंगा। पर राजा धर्मपाल के ऊपर राजकुमार की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी तलाश जारी रखी। जब ये बात उड़ते उड़ते राजकुमारी तारा के कानों तक पहुंची कि उसका पति उससे इतना प्रेम करता है कि वो अब दूसरा विवाह तक नहीं करना चाहता, तो वो भाव विभोर हो उठी। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। उसका मन कर रहा था कि वो अभी भागी भागी अभिमन्यु के पास जाए और उससे लिपटकर अपनी सारी व्यथा उसे कह सुनाए। पर किस मुंह से वो अपनी आप बीती राजकुमार अभिमन्यु के सामने बताए? किस मुंह से उसे ये कहे कि उसका पिता कितना नीच विचार उसके मन में आते ही राजकुमारी के कदम आगे बढ़ ही नहीं पाते। वो बेचारी चुपचाप एक कोने में बैठकर बहते नेत्रों के साथ अपने भाग्य को कोसने लग जाती है। दिन बीतते गए। आखिरकार राजा धर्मपाल को राजकुमार के विवाह हेतु एक कन्या पसंद आ ही जाती है। राजकुमार अभिमन्यु को जब पता चला तो उसने बहुत मना किया, पर राजा धर्मपाल ने उसकी एक भी न सुनी और उसका विवाह पक्का कर दिया। जब ये खबर राजकुमारी तारा तक पहुंची तो उसके चेहरे पर बेबसी और क्रोध के मिश्रित भाव थे। राजकुमारी तारावती ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वो राजकुमार अभिमन्यु का विवाह अन्य किसी दूसरी स्त्री के साथ नहीं होने देगी। एक औरत सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपने जीते जी अपने पति का विवाह किसी दूसरी औरत के साथ ये वो कदापि नहीं देख सकती। ये उसके लिए कभी न खत्म होने वाले अंगारों के रास्ते पर चलने जैसा है। अगले दिन राजा ने चंदा को राज दरबार बुलाया और राजकुमार के विवाह से संबंधित सारा कार्य उसे सौंपते हुए कहने लगे, चंदा, जो भी काम तुम्हारी देख रेख में होता है वो एकदम सही तरीके से होता है। तो राजकुमार अभिमन्यु की शादी में जो भी छोटे मोटे काम होंगे, जैसे खाने पीने की व्यवस्था, साजो सजावट की व्यवस्था और कपड़े वगैरह, उन सब की जिम्मेदारी तुम्हारी है। राजा की बात सुन चंदा अंदर ही अंदर जल भुन गई। उसे लगा जैसे राजा उसको उसी की अर्थी जलाने की जिम्मेदारी दे रहे हो। चंदा बेचारी चुपचाप हाँ में गर्दन हिलाकर दरबार से चली जाती है। राजकुमार अभिमन्यु की शादी का मुहूर्त कुछ ही दिन बाद का निकला था। सब कुछ इतनी जल्दी करने की वजह थी राजा धर्मपाल का डर। उसे डर था कि शादी से नाखुश राजकुमार कोई बखेड़ा खड़ा न कर दे, इसलिए वो जल्द से जल्द उसका विवाह संपन्न करवाना चाहता था। दिन बीतते जा रहे थे। हर बीतते दिन को राजकुमारी तारा रो रो कर काट रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे राजकुमार अभिमन्यु की शादी टल जाए। दूसरी तरफ महल में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। अब शादी में सिर्फ 2 दिन ही शेष रह गए थे। राजकुमार की शादी थी तो राजा ने बहुत बड़े भोज का आयोजन भी किया हुआ था। आसपास के सभी गांवों से लेकर पास लगते राज्यों तक को भोज का निमंत्रण दिया हुआ था। पुराने समय में जब बड़े पैमाने पर भोज का आयोजन किया जाता तो भोजन के लिए मिट्टी के बर्तन उपयोग में लाए जाते थे। तो शादी भोज के लिए कुम्हार जब मिट्टी के बर्तनों को लेकर राजमहल आया तो उसने चंदा से पूछा, इन बर्तनों को कहाँ उतारना है? गुस्साई चंदा बोली, इन्हें बाहर ले जाकर पटक दो। चंदा की बात सुन कुम्हार असमंजस में पड़ गया। अब चूंकि राजा ने चंदा को ही देख रेख का कार्यभार सौंपा हुआ था तो वो उसके कहे को टाल न सका और उसने बाहर जाकर सभी बर्तनों को नीचे पटक दिया। फलस्वरूप सभी बर्तन नीचे गिरते ही टूट गए। इतने में तेली भी तेल के पात्र लेकर आ गया। राजकुमारी तारा ने हुक्म देकर वो सारा तेल भी मिट्टी में उड़लवा दिया। यही कृत्य उसने ग्वाले के साथ भी किया। ग्वाला जब दूध लेकर आया तो चंदा ने उसके सारे दूध को भी जमीन पर बिखरवा दिया और अंत में जहाँ खाने की सामग्री रखी हुई थी वहाँ अनेकों कीटों को छोड़ दिया, जिससे सारी भोजन सामग्री भी नष्ट हो गई। जब राजा को चंदा की इन सभी हरकतों का पता चला तो वो आग बबूला हो गया। राजा ने तुरंत उसे पकड़कर लाने का आदेश दिया। कुछ ही पलों में सिपाहियों ने उसे पकड़कर राजा के सम्मुख पेश किया। गुस्साए राजा का मन तो कर रहा था कि वो अभी धक्के मारकर तुरंत उस कलमुही चंदा को अपने राज्य से बाहर कर दे, पर राजा अपने ही वचनों में बंधा हुआ था। उसने चंदा यानी राजकुमारी तारा को ये वचन दिया था कि वो उसे नौकरी से कभी नहीं निकालेगा। तो वचनबद्ध राजा ने अपना गुस्सा शांत करने और चंदा को उसकी सजा देने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया कि इसको 100 कोड़े मारे जाएं। कोड़े भी ऐसे कि हर कोड़े के साथ इसकी खाल उधड़ जाए। इसको पता तो चलना चाहिए कि इसने क्या जरूरत की है। राजा के आदेश पर राजकुमारी तारा को 100 कोड़े लगाए गए। कोड़े लगने से घायल बेचारी चंदा खून के आंसू रो रही थी। मारे दर्द के वो बिलबिला रही थी। कोड़े मारने की सजा पूरी होने पर सिपाही उसको उसकी झोपड़ी में छोड़ जाते हैं। वहाँ उसे उसी हालत में पड़े पड़े एक दिन और निकल जाता है। किसी ने भी राजकुमारी तारा की कोई सुध नहीं ली। एक तो कोड़ों की मार, ऊपर से राजकुमार की शादी का दुख, मानो दुनिया जहान के सारे दुख बेचारी राजकुमारी को एक साथ मिल गए हों। उसे सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का था कि कल ही राजकुमार अभिमन्यु की शादी है। राजकुमार की शादी को टालने की उसकी हर योजना असफल हो चुकी थी। दुखी बैठी राजकुमारी तारा के मन में फिर से एक विचार आया, जिससे उसकी आंखें एक बार फिर चमक उठी। अचानक वो अपने सारे दुख दर्द भूल एक नई ऊर्जा के साथ उठ खड़ी होती है और अपने दर्द को भूल हिम्मत करके राजा की घुड़साल में जाती है और राजा के सबसे तेज भागने वाले घोड़े को ले तेजी के साथ वो उस नगर की ओर चल पड़ती है जहाँ राजकुमार अभिमन्यु का विवाह होना था। हवा से बातें करते घोड़े की बदौलत राजकुमारी तारा कुछ ही घंटों का सफर तय कर रोजीवास नगर पहुंच जाती है। रोजीवास नगर राजकुमार अभिमन्यु की ससुराल यानी उसकी होने वाली पत्नी का घर था। वहाँ पहुंचकर अपनी योजना के तहत राजकुमारी तारा घोड़े को बाहर खड़ा कर राजमहल में प्रवेश कर जाती है। राजकुमारी विलासिनी अपने कमरे में अकेली बैठी है। कल होने वाले विवाह की तैयारियों के चलते वो थोड़ी व्याकुल सी थी। तभी राजकुमारी विलासिनी को दरवाजे पर किसी की दस्तक महसूस हुई तो वे बोल पड़ी, कौन है बाहर? राजकुमारी तारावती बोली, राजकुमारी जी, मैं आपकी सेविका हूँ, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी है। राजकुमारी विलासिनी थोड़ा संकोच करते हुए बोली, अच्छा अंदर आ
जाओ। राजकुमारी की सहमति मिलने पर राजकुमारी तारा झुके हुए सिर के साथ अंदर आ जाती है। उसको देख राजकुमारी विलासिनी बोली, बोलो क्या बात है? तारावती बोली, माफ करे राजकुमारी जी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि कल आप राजकुमार अभिमन्यु से विवाह करने जा रही हैं, पर आपको यह विवाह नहीं करना चाहिए। तारावती की बात सुन राजकुमारी विलासिनी चौंक जाती है और कहती है,